हम हर बार आपसे कहते हैं कि ये कहानी बड़ी भयावह है, इसने आत्मा को झंझोड़ दिया, इसने इंसानियत को शर्मसार किया, लेकिन फिर हम झूठे साबित हो जाते हैं। एक नई और कहानी आती है, उसमें उससे भी ज़्यादा, जो कि कत्ल का मकसद या कत्ल की वजह या कत्ल करने का तरीका उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज की कहानी है इन सभी बातों को झुठलाते हुए उससे कहीं ऊपर है। इस कहानी को सुनकर शायद आपको इंसान से डर सा लगने लगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को बच्चे ना सुने, इस कहानी से बच्चे दूर रहें। कई और कहानियाँ आएंगी, अगली कहानी आप जरूर सुनिएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलकर शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक जो कि व्यक्ति वो आर्मी में रहते हैं, जिनका नाम गुरु मूर्ति। गुरु मूर्ति का सपना था आर्मी में जाने का, देश के लिए उनका प्रेम था। गुरु मूर्ति आर्मी में पहुंच भी गया और कई सालों तक करने के बाद अब वो उस जो आर्मी की जॉब थी उसको छोड़कर अब वो एक बहुत ही बेहतरीन जो कि DRDO में उसको नौकरी मिल गई। वो अब आर्मी को छोड़कर DRDO में नौकरी कर रहा है। अच्छी पोस्ट है, अच्छा नाम है, और DRDO में जो भी जाते हैं तो उनकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल होती है, यहाँ तक कि उनकी पूरी तरीके से जांच करके उनको रखा जाता है। और जो गुरु मूर्ति थे वो सीधा साधा अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसको DRDO में नौकरी मिल गई। अब वो DRDO में काम कर रहा है। इसी बीच जब वो आर्मी में काम करता था उनके माँ बाप ने एक उनके लिए लड़की देखी जिसका नाम था P वेंकटा माधवी। माधवी देखने में खूबसूरत थी और गुरु मूर्ति को भी माधवी पसंद आ जाती है। अब 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक, कुछ दिनों बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था और जैसे कि जनवरी में हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो इसी तरह साउथ इंडिया में इस मकर संक्रांति को बड़े अच्छे से मनाया जाता है। इसे पोंगल कहते हैं उधर। पोंगल वहाँ 6 से 7 दिनों तक चलता है। हमारे यहाँ 14 जनवरी को मना ली गई और उसके बाद 13-14 त्यौहार खत्म, लेकिन वहाँ 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल का त्यौहार था। गुरु मूर्ति भी अपने घर आया, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। अब 16 जनवरी को जो कि माधवी थी अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से रोज बात किया करती थी, सुबह शाम। 16 जनवरी को माँ बाप के पास माधवी की कोई कॉल नहीं गई, फोन नहीं हुआ, बात नहीं हुई। तो घर वालों ने सोचा त्यौहार है, शायद त्यौहार में बिजी हो, चलो कोई नहीं, कल बात कर लेंगे। 17 तारीख को माधवी का फोन नहीं जाता। माँ बाप माधवी का फोन जब लगाते हैं तो वो स्विच ऑफ। घर वाले परेशान कि माधवी ऐसा कभी करती नहीं थी, वो फोन तो रोज ही करती थी। उन्होंने उसके हस्बैंड को फोन लगाया, गुरु मूर्ति को, उससे पूछा कि माधवी कहाँ है और फोन क्यों नहीं लग रहा उसका। तो गुरु मूर्ति ने बताया कि माधवी से झगड़ा हो गया था और वो
झगड़े में गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई है। माँ बाप ने कहा कि किस बात का झगड़ा हुआ था, तो बोले कि वो पोंगल में घर आना चाहती थी और मैंने कहा कि अभी नहीं, बाद में चली जाना। इस बात से वो नाराज होकर घर से चली गई। माँ बाप ने सोचा कि चलो वापस आ जाएगी। 17 तारीख हो गई। 18 तारीख को जब माधवी घर वापस नहीं आई तो उसके माँ बाप अब अपने जिस गांव में रहते थे वहां से गांव से अब हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचने के बाद अब गुरु मूर्ति के घर गए, उससे पूछा, बातचीत की तो कहा कि अभी तक माधवी घर नहीं आई है, मैंने हर जगह पूछ लिया है, वो कहीं नहीं है। तो माँ बाप ने कहा कि कई दिन हो गए, चलो अब हम इसकी रिपोर्ट लिखा देते हैं। तो वहीं जो माधवी का घर था वो हैदराबाद में मीरपीठ के इलाके में उसका घर था। तो वहीं लोकल थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि 16 तारीख से हमारी बेटी माधवी गायब है, आप उसे ढूंढिए। पुलिस वालों ने भी हल्के में लिया कि पति कह रहा है कि घर जाना था और नहीं जाने दिया। इस बात से नाराज होकर चली गई, वापस आ जाएगी। पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब 20, 19, 20, 21, यहाँ तक कि 6 दिनों का वक्त गुजर गया जब माधवी का कोई पता नहीं चला। अब पुलिस वालों ने थोड़ा सा सोचा कि अभी तक अगर आना होता तो आ गई होती। अब इस केस को सीरियस लेना शुरू किया। उन्होंने गुरु मूर्ति को बुलाया, उससे पूछताछ की। गुरु मूर्ति ने वही बताया कि उसको घर जाना था और झगड़ा हुआ और माधवी घर से चली गई। तब पहली बार पुलिस ने अब सीसीटीवी खंगालने की सोची। सीसीटीवी में देखा गया तो माधवी घर से बाहर दोपहर में जाती हुई दिखी है और फिर वो घर में वापस आ गई है, लेकिन उसके बाद वो घर से बाहर निकली ही नहीं। अब पुलिस वाले को डाउट हुआ कि जब वो घर से बाहर निकली नहीं तो गई कहाँ। उसने गुरु मूर्ति से पूछताछ की। गुरु मूर्ति ने फिर से वही जवाब दिया। पुलिस को कहीं ना कहीं अब डाउट हो रहा था। उसने अपने तरीके से छानबीन की। अब गुरु मूर्ति को फिर से बुलवाया और उसने अपने तरीके से पुलिस अंदाज तरीका जो वो अपनाया और गुरु मूर्ति को घुमा फिरा के जो जवाब उसने दिए थे, जो सवाल, वो घुमा फिरा के अब पूछना शुरू कर दिया। गुरु मूर्ति उन सवालों में फंस गया और वो टूट गया। उसने बताया कि सर, उसे जानने के लिए कि माधवी कहाँ है आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। पुलिस वालों ने एक टीम तैयार की और उसके घर पहुंचे, घर के अंदर ले गया। उसके बाद वो किचन में पहुंचा। किचन में पहुंचते ही स्टोव के बगल में एक कुकर रखा था, उसको दिखाते हुए कहा कि आखिरी बार माधवी इसी कुकर से निकलकर बाहर गई थी। ये सुन पुलिस वाले भी डर जाते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे लोगों से पुलिस वालों का पाला पड़ता है कि वो भी डर जाते हैं, क्योंकि जो वर्दी के अंदर हैं वो भी इंसान हैं। और वो पुलिस वाले थोड़ा घबराए, फिर वो बाथरूम में लेकर जाता है और कहता है कि बाथरूम से निकलकर किचन में गई थी। और फिर वो उन सबको लेकर एक वहीं पास में नदी थी वहां लेकर जाता है और कहता है कि यहीं से माधवी गायब हो गई। पुलिस वालों ने कहा कि इसने 3 जो कि जगह हमको घुमाई और ये अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, अजीब बातें कर रहा है। ये कहीं इसका मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं। उन्होंने अब उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। अब उसने अपनी कहानी जो कि बताना शुरू की। 16 जनवरी को सब कुछ ठीक ठाक था। माधवी जो कि घर जाना चाहती थी, लेकिन गुरु मूर्ति माधवी को घर जाने से रोक रहा था। बात यही थी जो उसने पहले बताया था।
तो माधवी ने कहा कि चलो अगर मैं नहीं जा पा रही तो बच्चे ही चले जाएं, जो कि वहाँ पर हैदराबाद में माधवी की बहन रहती थी, बच्चों की मौसी। तो बच्चे अपनी मौसी के यहाँ चले गए। अब गुरुमूर्ति और माधवी के बीच झगड़ा हुआ, जिससे इन दोनों के बीच हाथापाई हुई और गुरुमूर्ति ने माधवी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसे पता ही नहीं चला कि माधवी की सांसें कब थम गईं। जब उसे होश आया तो माधवी मर चुकी थी और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत कर दिया। अब पुलिस का डर सताने लगा। अब वो वहाँ पर लाश के ही पास बैठकर सोचने लगा कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उस मोहल्ले में पूरी लाश को ले जाना नामुमकिन था। लाश को अकेले ले जाना वो वहाँ से खतरे से खाली नहीं था। इसलिए अब उसने तरकीब लगाना शुरू की कि आखिर क्या किया जाए। उसने सोचा कि अगर इसके टुकड़े करके ले जाएं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि थैली में क्या है। इसलिए वो बाथरूम में लाश को ले गया, उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद अब उसको यहाँ तक कि उसने 72 घंटे उसी लाश के टुकड़े करता रहा। टुकड़े किए। अब उसको लगा कि इन टुकड़ों से स्मेल आएगी, महक आएगी तो लोग जान जाएंगे। तो क्या किया जाए, तो उसने सोचा कि अब इन टुकड़ों को अगर मैं उबाल लेता हूँ तो उससे महक नहीं आएगी। तो उन टुकड़ों को उसने कुकर में डाल के बॉयल कर लिया। अब उन काट रहा है, टुकड़ों को बॉयल कर रहा है। 72 घंटे तक ये सारा काम कर रहा है। टुकड़े तो बॉयल हो गए, लेकिन अब हड्डियों का क्या हो। हड्डियां, तो उसने हड्डियों को पहले तो उनको तोड़ा, उनको कूटा और फिर खलकुटना वाले से उससे मूसल से उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में उसको ग्राइंड किया, पाउडर बना लिया। उसको भी उन्हीं मांस के टुकड़ों में उसने कुकर में मिलाकर और थैली में ले जाकर और वहीं जो झील थी, उन्हीं के घर के पास झील थी, नदी थी, वहाँ उनको फेंक दिया। झील का पानी काफ़ी गहरा था, बहाव था। अब जो पुलिस वाले उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए, सन्न हो गए। कई गोताखोर उस झील में भेजे, लेकिन मांस का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। कहते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और उन मछलियों ने उन टुकड़ों को खा लिया होगा, इसलिए टुकड़े तो नहीं मिले। अब इनके घर में, उसके घर में फॉरेंसिक टीम पहुंची, वहाँ जांच की तो कुछ ब्लड के सैंपल मिले। लेकिन क्योंकि गुरुमूर्ति ने इतनी सफाई की थी, कोना कोना साफ किया था, कुछ कुकर भी अच्छे से, बाथरूम भी, मतलब पूरा घर की सफाई बड़े अच्छे से की थी। 16, 17 और जब 18 तारीख को उसके माँ बाप आए थे तो घर साफ हो चुका था, वहाँ कुछ नहीं था। तभी उनके माँ बाप को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद अब यही जो कि अब जो सज़ा है वो कम हो जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को लाश के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, ब्लड के कुछ सैंपल हैं। उसके बाद उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो कि वो पेश कर सके जज के सामने। और क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि वो झूठ भी बोल सकता है, कहीं और फेंका हो लाश को, गुमराह कर रहा हो पुलिस को। तो इस सारी बातों पर अभी छानबीन चल रही है। जो भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो कई बार जो इंसान है वो शायद जानवरों से ज़्यादा खतरनाक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी पर आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये कहानी, ये घटना सुनाने का हमारे बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, ये किसी को आघात किया जाए, बल्कि बस इतना
कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।